कल देखिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। कुछ क्वेश्चंस आज भी हम डिस्कस करेंगे जो हमने अगर कंपटीशन को लेकर टच करते हैं, हम बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन के देखते हैं। कल देखिए मैंने आपके स्फेरिकल कंडक्टर लिए और स्फेरिकल कंडक्टर्स में किस पॉइंट पर कितना होता पोटेंशियल, कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल होता है, कौन सा पॉइंट लो पोटेंशियल होता है। कल हमने ये भी डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल पॉइंट टू लो पोटेंशियल पॉइंट होता है और उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज को छोड़ता हूँ तो फील्ड की डायरेक्शन में चलेगा, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलेगा। और इलेक्ट्रॉन को छोड़ता हूँ तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, मतलब लो पोटेंशियल टू व्हाट हाई पोटेंशियल चलता है। और हमें जानता है कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन करते रहते हैं। और अगर मान लीजिए हम उस कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखें तो उसके अकॉर्डिंगली हमने कहा चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है। मतलब जैसे मैं स्फेरिकल कंडक्टर को ऐसे रखता हूँ और फील्ड में इधर रखता हूँ तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश करेंगे, इसलिए यहाँ चार्ज नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, इधर वाले पॉइंट पर क्या होता है पॉजिटिव इंड्यूस होता है। ऐसा हमने एक्सटर्नल फील्ड का इफेक्ट देखा था। क्यों? मैंने कहा कि नेगेटिव चार्ज का है फील्ड का ऑपोजिट, तो नेगेटिव जब इधर जाएंगे तो इधर डेफिशिएंसी हो जाएगी और डेफिशिएंसी हो जाएगी मतलब यहाँ पॉजिटिव और यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में थ्योरी में हमने देखा था कि चार्ज किस टाइप से मूव करता है, कौन सा पॉइंट पॉजिटिव और कौन सा पॉइंट नेगेटिव पॉइंट पर बनता है, वो देखा था। आज हम कुछ और उन्हीं पर बेस्ड और उसी टाइप के क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके पास, मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट चार्ज दे रखे हैं Q और Q और इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर मैंने एक आइडियल डाइपोल रखा हुआ है। इसका चार्ज मान लो -Q और ये +Q है और डाइपोल लेंथ मान लो D दे रखी है। ये डाइपोल लेंथ है जो D दे रखी है, मुझे ये डाइपोल लेंथ लेके चल रहा हूँ। R डिस्टेंस पे चार्ज पार्टिकल दोनों रखे हुए हैं और डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हमने कहा P है और ये भी मैं मान लेता हूँ कि D की वैल्यू R के कंपेयर बहुत कम है, इसका मतलब आइडियल डाइपोल है। तो देखिए इस आइडियल डाइपोल को हम इस टाइप से दो पॉइंट चार्ज के बीच में रखें। दोनों पॉइंट चार्ज मैंने आइडेंटिकल ले रखे हैं और मुझे पूछा जाए व्हाट विल बी फोर्स ऑन द डाइपोल ड्यू टू व्हाट दीज टू पॉइंट चार्जेस, मतलब ये वाला पॉइंट चार्ज इस डाइपोल पर कितना लगेगा फोर्स और ये वाला पॉइंट चार्ज इस डाइपोल पर कितना लगेगा फोर्स, वो फोर्स मुझे क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, जल्दी हम लोग और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे नेगेटिव चार्ज है तो कहते हैं वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा और इधर पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, ये इसको रिपेल करेगा और ऐसे कंपोनेंट लेकर रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करता है डाइपोल पर। बट अपन इसको ऐसे करने के बजाय बहुत ईजीएस्ट वे से और शॉर्टकट मेथड से कैसे करते हैं वो आज की क्लास में हम देखेंगे इसको, ठीक है ना। देखिए कंपोनेंट लेके तो हम कर ही सकते हैं बट वो लंबा प्रोसेस है और लंबे प्रोसेस में कई तरह के क्वेश्चंस और स्टेप्स में गलतियाँ होने की संभावना रहती है और वो आंसर क्या आएगा वो आंसर हम अलग तरीके से देखते हैं, शॉर्टकट वे से देखते हैं। आंसर अगर वही आ जाता है तो हम फालतू ऊपर अननेसेसरी एक्स्ट्रा वर्क क्यों करें और रिजल्ट हम लेट क्यों आए। और हमारे कॉम्पिटिशन में यही होता है कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएँ। और अगर आप लॉन्ग मेथड से चलेंगे तो पेपर क्लास वाले क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो अगर पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो रैंक कैसे बनेगी। तो रैंक बनाने के लिए कुछ इस टाइप के पॉइंट हमारे पास होने चाहिए और ये तभी आप कर पाएंगे जब आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, मतलब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखिए, तब दिमाग में दूसरी विधि और दूसरे पॉइंट्स जो ये ट्रिक्स हैं वो आ पाएगी, ठीक है ना। तो देखिए हाल ही मैं बता रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि किस टाइप से हम इसको देखते हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा, ये आइडियल डाइपोल है और डाइपोल अगर मैं आइडियल डाइपोल बता रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट हम जानते हैं माइनस से प्लस चार्ज का होता है और ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन है। ये क्या डाइपोल का इक्वेटोरियल प्लेन, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट चार्ज कहाँ रखे हुए हैं, डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर रखे हुए हैं। और इक्वेटोरियल प्लेन पर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानता है, इसका मतलब डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं। और हम ये भी जानते हैं डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पी के ऑपोजिट, मतलब ये इसका फील्ड इधर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर मैं यहाँ चाहता हूँ तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इधर क्या होगा। समझ गए, मतलब आप जो डाइपोल बताना चाहते हैं आइडियल डाइपोल और इस आइडियल डाइपोल का इक्वेटोरियल प्लेन है, इस इक्वेटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट P की क्या होता है एंटी पैरेलल, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। इसका मतलब इसका फील्ड यहाँ पर इधर की ओर, इसका फील्ड भी यहाँ पर इधर की ओर और फील्ड का मैग्नीट्यूड भी आपको पता है E इक्वल क्या था KP बाई वाट R3। ये डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो आपने वहाँ पर थ्योरी में डिराइव किया था। समझ गए, इसका मतलब ये दोनों जो चार्ज है पॉइंट चार्ज
वो कहाँ रखे हुए हैं, इस फील्ड में रखे हुए हैं, तो इस फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। चार्ज पॉजिटिव है और मैंने कहा था अभी जस्ट कि अगर पॉजिटिव चार्ज को फील्ड में रखता हूँ तो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, इसका मतलब इसमें जो फोर्स लगेगा वो अगर नीचे क्या लगेगा, तो फोर्स का लगेगा F वॉट क्यू ई, और सिमिलरली इस पर फोर्स का लगेगा F वॉट क्यू ई, दोनों में फोर्स नीचे क्या लगेगा, वॉट विल बी रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी वॉट 2 टाइम्स ऑफ वॉट F, और वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ F का मतलब है क्यू ई, और ई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो 2Q और ई क्या है आपका, ई की वैल्यू लिखी है K P बाई वॉट R क्यूब, तो ये हमारा आंसर आ गया। वॉट विल बी फोर्स ऑन दीज 2 पॉइंट चार्जेस ड्यू टू वॉट डाइपोल, मतलब डाइपोल की वजह से पॉइंट चार्ज पर क्या लगेगा फोर्स, तो हमने कहा ये लगा दिया। बट क्वेश्चन हमारा ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन तो ये था कि हमने कहा ये डाइपोल पर कितना लगेगा फोर्स वो निकालना चाहते हैं। तो देखिए क्या होगा, डाइपोल ने जितनी इंटरेक्शन की होगी उतनी वापस क्या करेंगे, ये रिएक्शन करेंगे। इट इज फोर्स एक्सर्टेड बाई दीज 2 पॉइंट चार्जेस ऑन द डाइपोल विल बी वॉट सेम एज वॉट दिस वन, और डायरेक्शन विल बी वॉट अपोजिट। इसका मतलब डाइपोल जो रिजल्टेंट फोर्स है वो फोर्स भी ऊपर क्या होगा, वो कितना होगा, ये जो हमने निकाला है 2Q क्या होगा KP बाई वॉट R क्यूब। तो इस तरह से फोर्स कैलकुलेट, मतलब वो आपकी कंपोनेंट लेने की जो बात थी वो कंपोनेंट लेने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल जो फॉर्मूले आपको याद है उस फॉर्मूले को आप यहाँ अप्लाई करें, और अप्लाई करने से आपको एक लाइन में आंसर मिल जाता है। कह सकते हैं समझ के एक लाइन क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों फॉर्मूले मुझे पता है, फोर्स का फॉर्मूला मुझे पता है, केवल क्या है सब्स्टिट्यूट तो करना है। तो ये फोर्स क्या हुआ, दोनों पॉइंट चार्ज पर आया, तो जितना पॉइंट चार्ज पर ये डाइपोल फोर्स लगा रहा है उतने फोर्स होने गया ये पॉइंट चार्ज डाइपोल भी लगाएंगे। एक्शन रिएक्शन हमने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ के अंदर, उस कंसेप्ट से इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए डाइपोल की इफेक्ट मैंने बताया, और आइडियल डाइपोल ले रखा है, आइडियल डाइपोल की वजह से फोर्स क्या होगा। ऐसा और क्वेश्चन दूसरा देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 आइडियल डाइपोल दे रखे हैं और डाइपोल मोमेंट दे रखा है, एक का P1 और दूसरे का P2, ये दोनों आइडियल डाइपोल है। इनके बीच का सेपरेशन मुझे दे रखा है R, क्या दे रखा है सेपरेशन R दे रखा है। मुझे पूछा व्हाट विल बी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू, इनके बीच का फोर्स निकालना है। तो वापस वही कंसेप्ट आप लगाएंगे कि यहाँ माइनस चार्ज होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, प्लस होता है, तो माइनस का इफेक्ट दोनों पर निकालेंगे, प्लस का इफेक्ट दोनों पर निकालेंगे, फिर वापस वेक्टर सम करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, फिर वो लंबा मेथड हो गया। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, हम तो सिंपल बात है, देखो ये डाइपोल है वो इसके अराउंड फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये डाइपोल है ये इसके अराउंड फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो दोनों डाइपोल क्या हुए हैं, एक दूसरे के फील्ड में रखे हुए हैं। जब दोनों डाइपोल एक दूसरे के फील्ड में रखे हुए हैं तो हमने पढ़ा था थियरी के अंदर कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो उसमें लगता है फोर्स, समझ गए, और क्या लगता है टॉर्क। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो फोर्स 0 होता है, और हमने कहा पैरेलल रखा हो तो टॉर्क भी क्या होता है 0 होता है। तो इस केस में देखेंगे कि आपने दोनों पैरेलल रखे हुए हैं तो फोर्स क्या होगा एंड टॉर्क क्या होगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे देखिए फोर्स निकालना है, टॉर्क की बात कर नहीं रहे, और टॉर्क होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस पर जो फोर्स इधर क्यों लगेगा, इस पर जो फोर्स इधर क्यों लगेगा, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड करेगी, और जब कोइंसाइड करे तो टॉर्क वाली बात तो यहाँ पर बनेगी नहीं, और फोर्स वाली अगर बनती है तो कितना होगा फोर्स, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो फोर्स कैसे निकालते हैं, ये वाला डाइपोल हमने इसके अराउंड फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो इसके फील्ड में ये रखा हुआ है, और कहाँ रखा, पैरेलल रखा हुआ है, और पैरेलल रखा तो इसकी एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो आपने फॉर्मूला पढ़ा था P = E, मतलब P डॉट E और P cos थीटा, आपको याद होगा। तो व्हाट वुड बी एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल ड्यू टू व्हाट दिस, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस वन। तो हमने कहा देखिए क्या बोलेंगे, दूसरे का डाइपोल और पहले का फील्ड, ऐसे हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल टू ड्यू टू व्हाट फर्स्ट, दैट विल व्हाट दिस वन, ये हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी है, ऐसे निकाल सकते हैं। और अब देखिए फील्ड की एक्सिस पर फील्ड क्या होता है 2kp बाई वॉट R क्यूब, तो ये तो एनर्जी आ गई। देखिए मैंने एनर्जी निकाली क्यों, मुझे तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स के लिए वर्क पर एनर्जी में पढ़ा है, फोर्स का तो F = वॉट माइनस du/dr, मतलब आप एनर्जी का R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो हमें क्या मिलता है, फोर्स मिलता है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूँगा, और डिफरेंशिएशन करने से मुझे क्या मिलेगा, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स मिलेगा। तो मैं देखो डिफरेंशिएट करता हूँ, क्या मिलता है d/dr, और वॉट जो आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं, 2kp1 P2 बाई वॉट R क्यूब ये लिखा हुआ है, कांस्टेंट को हम बाहर ले आते हैं, तो कांस्टेंट को बाहर लाने पर क्या आएगा, ये आपके कांस्टेंट बाहर आके d/dr, और क्या लिखा R⁻³ लिखा हुआ है, और क्या बोलते हैं -2kp1 P2, और इसका फॉर्मूला आपको पता होगा डिफरेंशिएशन में, पावर कहाँ आती है, आगे आती है, एक पावर क्या होती है, कम हो जाती है, ऐसे हम कर लेते हैं। तो क्या मिलता है माइनस माइनस प्लस हो गया, 2kp1 P2 बाई वॉट R⁴, दिस विल बी फोर्स बिटवीन दीज टू आइडियल डाइपोल्स। जो आइडियल डाइपोल ले रखे हैं इनके बीच जो फोर्स क्या होगा, ऐसे फोर्स क्या करता है, कैलकुलेट करता है। मैंने देखिए यहाँ पर क्या किया, ये जो लिखा है यहाँ पर वो फोर्स की बात करना चाहता हूँ। देखो क्या लिखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो वापस देखिए क्या लिखा, रिजल्टेंट फोर्स मैंने जो कैलकुलेट किया, मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस एक बार। क्या था फोर्स, F = 2k
P1 P2 बाई वॉट R पावर 4, डिफरेंशिएशन से ही आया। तो एक डायपोल दूसरे डायपोल कितना लगाता है फोर्स, वो फोर्स इस टाइप से कैलकुलेट करती है। देखो फॉर्मूला लिखा है मैंने 2 और 3 क्या होगा 6 हो जाएगा। ये देखिए मल्टीप्लाई करना है आपको, ये रह गया 3 वाला, तो मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, ऐसा मिलता है, समझ गए। तो व्हाट विल बी रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू व्हाट दिस डायपोल ऑन दैट वन और ड्यू टू दैट वन ड्यू टू ऑन दिस वन, तो फोर्स क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा, समझ गए। ये एक्सिस में पैरेलल करते हुए ऐसा आता है। ऐसा हो सकता है कि इस डायपोल को मैं ऐसे रख दूँ, मतलब ये इसके इक्वेटोरियल प्लेन पर ये हो जाएगा और इसके इक्वेटोरियल प्लेन पर ये हो जाएगा। तो उस केस में जो फॉर्मूला मैंने लिखा है 2kp/r3 वो हो जाएगा kp/r3, और उसको वापस वो डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन से क्या निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं। वैसे आपको फोर्स का फॉर्मूला एक और पता होगा जो मैंने थ्योरी में पढ़ा था, फोर्स का था इक्वल वाट P इंटू वाट dE/dr, ये भी फोर्स का ही फॉर्मूला होता है। मतलब आप इधर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है वेरिएशन, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखें आप डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में और डायपोल मोमेंट से मल्टीप्लाई करें तो फोर्स मिल जाता है। ये भी फोर्स का ही फॉर्मूला है, चाहे तो आगे नेगेटिव लिखते हैं, बट नेगेटिव मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसलिए मैं नेगेटिव की बात आपके साथ कर नहीं रहा, समझ गए। तो देखिए मैं इस पर फोर्स निकालना चाहता हूँ, तो ये फोर्स निकाल रहा हूँ। अब आप यहाँ से यहाँ आए तो ई कैसे वेरी कर रहे हैं, तो ई वेरिएशन का फॉर्मूला आर के साथ ये होता है। तो मतलब क्या हुआ, ये ई वहाँ पर से मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, तो ई सब्स्टिट्यूट करने पर क्या मिलेगा, ये P2 लिखा हुआ है d/dr, और ये वैल्यू वापस वो की वो लिखी जाएगी यहाँ पर, और जब वापस वो की वो मैं यहाँ लिखता हूँ तो रिजल्ट तो मुझे वापस वही मिलेगा जो यहाँ पर लिखा हो, सेम है। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो रिजल्ट अल्टीमेटली जो रिजल्ट इस केस में भी मुझे मिलता है वो क्या होगा, 6k P1 P2/r3, ये सेम रिजल्ट आएगा। बट ये तब पॉसिबल जब हमें ये फॉर्मूला याद हो कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, वो फोर्स का फॉर्मूला इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। देखो 4 था पावर डिफरेंशिएशन से, तो हमने डिफरेंशिएशन करने पर 4 आ जाएगा, तो 4 हम इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से बता सकते हैं दो डायपोल पैरेलल रखे हों या हमने कहा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हों, इनके बीच में कितना लगेगा फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका हमारा ऐसा होगा। इस टाइप से हम कैलकुलेट करते देखते हैं। देखिए और क्या देखते हैं, जैसे मान लो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे ये आपका डायपोल है, डायपोल टाइप मान लो, तो मैं मान लीजिए आप चाहे तो दोनों चार्ज इक्वल कर लें या दोनों चार्ज क्या कर लें, डिफरेंट कर लें, ऐसा जैसे चाहना चाहे। मैं अलग अलग ले लेता हूँ। डायपोल के लिए जरूरी है वैसे दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए, बट मैं दो डिफरेंट टाइप चार्ज ले रहा हूँ। ये चार्ज क्या करेगा, इसके अराउंड फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये भी इसके अराउंड फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हम जानते हैं कि नेगेटिव से चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव से निकलते हैं, नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाएगी। इस टाइप से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे हमने कहा यहाँ पर क्या होती है, टर्मिनेट, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पर क्या बोलता है, टर्मिनेट होगी, ऐसा हम जानते हैं। आप देखिए मान लो एक लाइन यहाँ से अल्फा एंगल पर गई और यहाँ पर मान लो क्या हो रही है, इसमें एंटर हो रही है मान लो बीटा एंगल पर, तो अल्फा और बीटा में क्या होगा रिलेशन, वो आपसे पूछा जाए तो किस टाइप से कैलकुलेट करेगा। मतलब आपको कहा जाए कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अल्फा एंगल से निकली, तो बताइए दूसरे नेगेटिव चार्ज पर कितना एंगल पर एंटर होगी, वो एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं। हो सकता है दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हों और हो सकता है दोनों चार्ज क्या हों, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हों। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, वो एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे कि क्या बोल रहा हूँ, डायपोल ले रखा था या अलग अलग मैग्नीट्यूड के चार्ज ले रखे हैं। ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स क्या होगी, ऊपर भी निकलेगी उधर भी, मतलब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, मतलब 3 डायमेंशनली ऑल पॉसिबल डायरेक्शन निकलेगी। बट नेगेटिव चार्ज मेरा ये है, तो उधर जो लाइन जा रही है मुझे उससे कोई लेन देन नहीं, मुझे तो नेगेटिव चार्ज में जाने लाइन से मतलब है। तो नेगेटिव में कहाँ से जाएगी, ये लाइन हमने कहा नेगेटिव में जाएगी, नीचे से निकली वो लाइन नेगेटिव जाएगी, इधर निकली वो नेगेटिव में जाएगी, इधर निकली वो नेगेटिव में जाएगी। मतलब आप इस पॉइंट चार्ज जो लेता था पॉजिटिव, यहाँ से एक प्लेन मानता हूँ, तो इस प्लेन में जितनी भी लाइनें निकलेगी वो नेगेटिव में जा रही है, ये भी नेगेटिव में जा रही है। इसका मतलब इस लाइन से कितना एंगल हुआ, 90 इधर और 90 इधर, तो मतलब 180 पर, मतलब इस चार्ज से 180 डिग्री के एंगल पर जितनी भी लाइन निकलेगी वो सारी उसके अंदर जाएगी। सिमिलरली मैं एक प्लेन ये लेता हूँ, क्यों, चार्ज से पॉजिटिव लाइन ये निकली, ये भी उधर ही जा रही है। इसका मतलब एक प्लेन तो आपका ये वाला और एक प्लेन आपका कौन सा वाला, ये वाला। इस प्लेन में जितनी भी लाइन इधर निकल रही है वो इधर जाएगी, उधर जा रही है, मुझे मतलब नहीं, कि मुझे तो उस नेगेटिव चार्ज से मतलब है कि नेगेटिव चार्ज में कितना एंगल पर जाएगी वो मुझे कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इनको एक लाइन ये बनी, एक लाइन आपने कहा ये बनी, तो इस लाइन पर मैक्सिमम कितना एंगल होता है 180, मतलब 2 पाई, और इधर कितना होता है 180, मतलब क्या होता है 2 पाई, तो टोटल कितना हुआ 4 पाई, टोटल कितना हुआ मतलब पाई क्या बोलते हैं। हमने कहा ये लाइन है ये पॉइंट चार्ज से, तो इधर कितना हुआ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये क्या हुआ 180 हुआ, इधर भी कितना हुआ 180 हुआ, टोटल कितना हुआ 2 पाई। इसके अलावा देखिए कौन सा है पूरा 4 डायमेंशन, मतलब पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस था, इसका हाफ पार्ट में से जा रही है, मतलब टोटल लाइन कितनी गई 2 पाई मैं इधर बता रहा हूँ और 2 पाई उधर बता रहा हूँ, तो 2 पाई से मुझे लेन देन नहीं, केवल किससे मतलब है, बाकी वाले 2 पाई से लेन देना है। तो इसका मतलब जो लाइनें निकल रही है टोटल, उसमें सिंगल एंगल, मतलब एक पर डिग्री कितनी लाइन निकल रही होगी उसको आप देखना चाहते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है,
n1 मतलब नंबर ऑफ लाइन जो निकालता है, टोटल लाइन कितनी निकाली, मान लो कितने निकाल रहा है, चार्ज Q1 है और कितना एंगल पर जा रही है वो लाइनें 4 पाई पर जा रही है, कितनी जा रही है 4 पाई पर जा रही है, समझ गए। अब मेरे तो इधर कितने 2 पाई में आ रही थी, तो मैं इसको 2 पाई से क्या करता हूँ मल्टीप्लाई, मतलब हमारे एक साइड में जो लाइनें कितनी आएगी वो एक साइड में लाइनें क्या होती हैं, ये होती हैं, ऐसा हम कहते हैं, समझ गए। क्योंकि देखिए 3 डायमेंशनल हमने कहा लाइनें निकल रही थी, आधी इधर आधी इधर जा रही थी, तो टोटल जो गई लाइन है वो कितने में गई, हमने कहा 4 पाई में गई। कैसे वापस समझिएगा 4 पाई कैसे हुआ, एक लाइन ये बनाई मैंने तो 180 डिग्री का एंगल जो इधर लाइन जाएगी, एक लाइन ये बनाई 180 डिग्री का एंगल वो लाइन इधर जाएगी, तो 2 पाई इधर हो गया और 2 पाई उधर भी होगा, तो टोटल 4 पाई में वो लाइन जा रही है। तो 2 पाई में कितनी गई वो निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ यूनिट एंगल के लिए बता चाह रहा हूँ कि इस 4 से जो लाइन निकली होगी वो 4 पाई में जा रही है, तो यूनिट एंगल के लिए कितनी गई Q1/4 पाई, और इस साइड में कितनी गई तो 2 पाई से मैंने मल्टीप्लाई किया, टोटल लाइन है। बट मुझे इस लाइन से मतलब है कि अल्फा से निकली वो कितने एंगल पर जाएगी उधर वो निकालना चाहता हूँ। तो अल्फा वाली लाइन क्या होगी, जो लाइन अल्फा वाली जा रही है उसमें क्या करता हूँ 1 माइनस कॉस अल्फा से माइनस कर लेता हूँ, मतलब टोटल में से क्या कर दिया माइनस कर दिया, क्यों ये अल्फा वाला है, इसका कॉम्पोनेंट ले सकते हैं आप चाहे तो कॉम्पोनेंट क्या है कॉस अल्फा आएगा, तो 2 पाई में से 2 पाई माइनस कॉस अल्फा माइनस हो गया, तो वो वाला एंगल कह सकते हैं। तो जितनी लाइनें यहाँ से गई उसमें से अल्फा एंगल पर कौन सी जाएगी, वो अल्फा एंगल पर हमने कहा इतनी जाएगी। सिमिलरली जो बीटा एंगल पर अगर एंटर हो रही है तो उसका भी मैं n2 लिख सकता हूँ, वो क्या आएगा Q2/what 4 पाई इंटू क्या बोलूँगा मैं 2 पाई, क्या बोलता हूँ 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस बीटा बोल सकता हूँ, जो हमने कहा उधर क्या एंटर हो रही है, समझ गए। बट हम तो जानते हैं जितनी लाइन जाएगी उतनी लाइनें निकलेगी, उतनी लाइन उधर जाएगी, तो दोनों क्या होना चाहिए इक्वल। अगर मैं दोनों को इक्वेट करता हूँ मतलब n1 इक्वल टू कॉट n2 करता हूँ, तो मुझे मिलता है Q1/what 4 पाई इंटू वाट 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू वही Q1/4 पाई, क्या लिखा 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा हम कह सकते हैं, समझ गए। दोनों को क्या कर दिया इक्वेट कर दिया, ये इक्वेट करने पर ये मिल रहा है, समझ गए, समझ गए। तो ये वाली चीज़ क्या हुई इसके बराबर हो गई। अब देखो जो कट रहा है उनको तो काट दिया, ये 4 पाई कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब आपका क्या रहा, ये Q1 Q2 था, तो Q1/Q2 इंटू वाट 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल 1 माइनस क्या बोलते हैं कॉस बीटा हम कह सकते हैं, समझ गए। अब देखिए ये आप जैसे एंगल वाइज डिफाइन करना चाहे मैथमेटिकली या ट्रिग्नोमेट्री से, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2 यहाँ कर सकता हूँ। सिमिलरली उधर भी कर सकता हूँ मैं 1 माइनस 1 क्या करता हूँ प्लस 2 साइन स्क्वायर बीटा/2 यहाँ कर सकता हूँ, समझ गए। तो जो कट रहा है उनको तो काट ही दिया हमने, हमें तो बीटा निकालना है, बीटा की वैल्यू क्या होगी पता करना चाहता हूँ। आप चाहे 2 से 2 को भी काट दें तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर बीटा/2 इक्वल क्या मिलेगा Q1/Q2, ये क्या हो साइन स्क्वायर अल्फा/2 मैंने लिख दिया। अब देखो बीटा चाहिए आपको, तो बीटा क्या मिलेगा, पहले आप स्क्वायर रूट ले लें, तो रूट Q1/Q2 क्या होगा साइन आपका अल्फा/2 ये लिखा, ये स्क्वायर रूट ले लिया मैंने। अब इसको वापस साइन रूट गया मतलब क्या होगा साइन इनवर्स कह सकते हैं, और 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स ही आ गया, मतलब कितना एंगल पर एंटर होगी वो लाइन, वो एंगल इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ गए क्या करना चाहता हूँ। देखो ये एंगल निकला है, आप चाहे तो देखिए समझ में आ गया होगा आपको। वैसे देखो मैंने ये वैल्यू लिखी है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, उस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर यूज़ किया और यूज़ करके निकाला है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं वापस क्लियर लिख देता हूँ, जो आपको यहाँ पर दिख पड़ेगा, यहाँ देख लेता हूँ। तो क्या लिखा मैंने बीटा को मैंने लिखा है 2 साइन इनवर्स, ठीक है, और रूट Q2 कह सकते Q1/what Q2 इंटू साइन अल्फा/2, ये वो एंगल है जिस एंगल पर लाइन दूसरे वाले नेगेटिव चार्ज पर क्या हो रही है एंटर हो रही है, मतलब इधर से गई उस वाले नेगेटिव चार्ज पर एंटर हुई, तो कितना एंगल पर एंटर हुई वो एंगल चाहे तो इस टाइप से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए ये अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अभी जो हमने किया उसके आगे कंटिन्यूशन में एक मैं और एक छोटा एग्जाम्पल आपके साथ ले रहा हूँ, या थोड़ा और आईटी एडवांस के ले लेता हूँ मैं आपके साथ। ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें 11th भी क्लब हो रही है, मतलब 11th में जो आप पढ़ के आएँ उसको भी मैं साथ में लेके चलता हूँ। मतलब IIT में एडवांस आपको पता ही है कि प्योर क्वेश्चन ना आकर मिसलेनियस क्वेश्चन आएगा, मिसलेनियस कंसेप्ट साथ में लिए जाएंगे, तो वो मैं ले लेता हूँ। देखिए क्या है उस पर बेस्ड और कैसे करते हैं। जैसे मान लो ये सेमी स्फेरिकल बाउल है, ये इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो आपको पता है ये नीचे आ जाता है और किसी पॉइंट पर कांटेक्ट लूज करता है, और कांटेक्ट लूज करता है उसका पॉइंट आपको पता होगा 11 में पढ़ा था,
ऊपर से r/3, नीचे से 2r/3 पर लूज करता है। कितना एंगल पर लूज करेगा कॉन्टैक्ट, तो वो एंगल भी निकाला था, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स आपको पता है 3/5, आपको याद होगा, कॉस इनवर्स 2/3, साइन इनवर्स में भी आप निकाल सकते हैं। तो उतना एंगल पर क्या कॉन्टैक्ट लूज करता है ये हमें पड़ा था। लेकिन खैर चलिए हम वापस इसको भी देखेंगे, क्या आता है एंगल एग्जैक्ट वो देखेंगे। तो देखिए क्या कहना चाहिए, हेमिस्फेरिकल बाउल का मेरा मतलब है, जैसे बहुत बड़ी एक मटकी की बात करता हूँ मैं, मटकी का हाफ पार्ट काट देता हूँ और फेंक देता हूँ, रिमेनिंग हाफ को रख देता हूँ। उसके ऊपर अगर बॉल बेरिंग रखता हूँ तो बॉल बेरिंग क्या करेगा, क्या इसके साथ साथ नीचे जाएगा? नहीं जाएगा, वो रास्ते भी कॉन्टैक्ट लूज कर लेगा। तो किस पॉइंट पर कॉन्टैक्ट लूज करता है ये लास्ट 11th में हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, एनसीईआरटी में भी देखा है, कंपटीशन में भी फ्रिक्वेंटली आता रहता है, नीट में तो आता ही रहता है। और वो आपको आंसर याद होना चाहिए, r/3 और बॉटम में क्या होता है 2r/3 पर कॉन्टैक्ट लूज करता है। मैं इस क्वेश्चन को 12th के अंदर क्लब करने की कोशिश करता हूँ। ये जो आपका चार्ज मतलब पार्टिकल जिसको मैं छोड़ रहा था, मान लो मैं इसको चार्ज क्यों दे देता हूँ, चार्ज क्या दे देता हूँ क्यों, और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्विच कर लेता हूँ। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड तो यहाँ है ही, साथ साथ मैंने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन कर दिया। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन कर लेता हूँ तो अब मुझे बताना है कॉन्टैक्ट लूज कहाँ करेगा, और जहाँ कॉन्टैक्ट लूज करता है उस केस में या उस ऑब्जेक्ट की टोटल बात करता हूँ, इसके वेट और हम बात करें इसके QE का रेशियो क्या होगा, वो रेशियो मुझे कैलकुलेट करना है। समझ गए? आप देखिएगा किस पार्टिकल को मैं रखूँ, मतलब उसका चार्ज क्या हो, किस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँ, क्या उसका मास हो, क्यों इससे नीचे आते थे कॉन्टैक्ट लूज करेगा ही करेगा। और कॉन्टैक्ट लूज करता है तो हमने कहा उसका वेट टू QE का रेशियो क्या होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व, वो हम देखते हैं। देखिए आपका पार्टिकल यहाँ से नीचे गिर आ रहा है, इसका अंदर इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है। वो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कहाँ जाएगा, वो काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट होगा। पहले वो रुका हुआ था, जैसे नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है, वो काइनेटिक में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। साथ साथ और क्या होगा देखिएगा, चार्ज यहाँ से मान लो यहाँ पहुंचा, किसी इंस्टेंट के लिए मान लो चार्ज यहाँ पहुंच जाता है, ये बॉडी यहाँ पहुंच जाती है, तो क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने इधर की ओर फोर्स लगाता है, कहाँ लगेगा फोर्स, इधर की ओर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस वर्क कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा इसकी वजह से इधर आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क से भी क्या होगा, उसे काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, गेन होगा। इट मीन्स रिजल्टेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी ड्यू टू व्हाट, लॉस इन पोटेंशियल एंड वर्क डन बाय व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द व्हाट चार्ज पार्टिकल ड्यू टू व्हाट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा हम कह सकते हैं। समझ गए? मतलब देखिए क्या कहना चाहता हूँ, आप देखिए मान लो आपका पार्टिकल यहाँ पर आ गया, ये तक नीचे आया, ये आपको डिस्टेंस पता होगी, ये होती है r × 1 - cos थीटा, आपको पता होगा, आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, अभी भी निकाल सकते हैं। जैसे थीटा लिखा हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल बना, इसे अगर मैं निकालता हूँ, देखिए cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना होगा, ये मान लो हाइट कितनी दे रखी है h, तो कितना होगा r/h अपन व्हाट r, बेस अपन हाइपोटेन्यूज मैंने कर दिया। इसको आप सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, r × 1 - cos थीटा, ये होता है h की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। सिंपल है, मतलब कितना वो नीचे आया, वो हाइट आप r और थीटा के टर्म में निकालना चाहें तो r और थीटा के टर्म में इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा हमें डायग्राम में दिख रहा है। समझ गए? तो हमने कहा यहाँ से आया तो पोटेंशियल में लॉस कितना हुआ, mg × h, h इज व्हाट r × 1 - cos थीटा, ये है इसके पोटेंशियल एनर्जी में लॉस। प्लस हमने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में भी चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्क करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ ले गया इसको, हॉरिजॉन्टली इधर से वो इधर ले गया, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये r है, थीटा है, तो r cos थीटा हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क कितना किया, QE ये फोर्स हो गया, और r cos थीटा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ गए? व्हाट विल बी वर्क डन, व्हाट विल बी वर्क डन, देखिए cos थीटा यहाँ है, ये क्या है, ट्राइंगल है, इसमें क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा। साइन थीटा क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो अपने परपेंडिकुलर चाहिए, ये नहीं चाहिए, और जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए तो वो क्या, साइन थीटा की वैल्यू आएगी। समझ गए? तो व्हाट विल बी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल, दैट विल बी व्हाट, दिस वन। समझ गए? तो लॉस इन पोटेंशियल इज दिस वन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज व्हाट, दिस वन, एंड टोटल वर्क डन बाय दीज टू फोर्सेज विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। मतलब सारी एनर्जी कहाँ चली गई, सारी एनर्जी हमने कहा हाफ mv² में चली गई। इसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। समझ गए? हमने कहा आपका
देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है या हेमिस्फेरिकल बाउल में आपका पार्टिकल चल के आ रहा है, तो एनर्जी में लॉस होगा। वो लॉस ऑलवेज हमने कहा किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट जरूर होता है, क्योंकि मैकेनिकल ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ। मैकेनिकल ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी ऑलवेज करते कंजर्व। तो एनर्जी कंजर्वेशन से बात करता हूँ पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। मान लो पॉइंट ए लेता हूँ मैं, इसको पॉइंट बी लेता हूँ, तो पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी ये होगी, पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी ये होगी। हाइट हमने कहा इसके रेस्पेक्ट पर 0 हो गई, और हमने कहा यहाँ पर अब हॉरिजॉन्टली आपका पार्टिकल उधर चलाएगा, इधर नहीं चलाएगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन ये होगा। ठीक है ना। दूसरा, जब भी हेमिस्फेरिकल बाउल या सर्कुलर मोशन टाइप क्वेश्चन हो और इस टाइप में चल रहा हो, तो इसकी फ्री बॉडी इक्वेशन क्या होगी इस पॉइंट पर, वो फ्री बॉडी इक्वेशन कैलकुलेट करना होता है। समझ गए। जैसे आपका पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो इसका वेट कहाँ लगेगा, हमने कहा वेट लगेगा इधर की ओर, ये mg हो गया। वेट का कंपोनेंट अगर थीटा तो भी थीटा का ऑल्टरनेट, ये कंपोनेंट क्या होगा mg cos थीटा, इसमें बोलता हूँ mg cos थीटा। और कॉन्टैक्ट में तो नॉर्मल रिएक्शन का लगेगी भाई, ये नॉर्मल रिएक्शन इधर क्या लगेगी। समझ गए। ये वेट का कंपोनेंट, और हमने कहा ये नॉर्मल रिएक्शन, ये इलेक्ट्रिकली इधर की ओर है, ये थीटा, ये 90, तो ये क्या हुआ 90 माइनस थीटा हो गया। तो इसका ये फोर्स क्यू ई जो इधर लग रहा था, इसका भी कंपोनेंट लेता है इधर की ओर, तो इधर कंपोनेंट लेने पर क्या आता है क्यू ई आना चाहिए cos थीटा, बट cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो हमने sin थीटा लिख दिया। समझ गए। इस टाइप से हम इसके कंपोनेंट और रिजोल्यूशन देख सकते हैं। इसका एक कंपोनेंट हमने कहा इधर क्या आएगा, इसका भी इधर आएगा, वो इधर ले जाएगा, वो इधर ले जाएगा, पर उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे फ्री बॉडी इक्वेशन मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आपको पता करना चाहता हूँ वो देख रहा हूँ। तो देखो अंदर क्या फोर्स लगा, अंदर क्या लगा mg, क्या होगा cos थीटा, बार क्या लगा भाई, बार लगाए नॉर्मल रिएक्शन माइनस क्यू ई साइन थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट mv स्क्वायर बाई आर। समझ गए। ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, और ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या देगा, अंदर वाला फोर्स माइनस बार वाला फोर्स इक्वल टू व्हाट रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू व्हाट सेंट्रीपिटल फोर्स, आप कह सकते हैं। समझ गए। तो क्या मिला आपको, ये दो इक्वेशन मिली। अननोन कितने हैं आपके, दो ही अननोन है इसके अंदर। देखिए आपके पास वेलोसिटी आपके पास नहीं है, समझ गए, वेलोसिटी नहीं, और दूसरा आपके पास थीटा नहीं। समझ गए। दोनों करेंगे सॉल्व तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। वैसे हमने कहा किस पॉइंट पर कॉन्टैक्ट लूज करेगा, तो कॉन्टैक्ट लूज करने का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन शुड बी 0, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या करते हैं 0 कर लेते हैं। अब मैं इनको सॉल्व करता हूँ, रिजल्ट आता है। देखिए मैं mv स्क्वायर को यहाँ से उठाकर यहाँ रख देता हूँ, तो ये थीटा के टर्म में आ जाएगा। किसके टर्म में आ जाएगा, थीटा के टर्म में आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू क्या होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा को वापस चलाएगी तो हमें वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और जब ये सब मिल जाएगा तो हमें mg बाई क्यू ई की वैल्यू क्या होगी, वो mg बाई क्यू ई मिल जाएगा। मतलब मेनली ये पॉइंट है, कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। बाद में तो आगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, और साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो सब्स्टिट्यूट करते हुए, तो रिजल्ट आपको जो थीटा चाहिए थीटा मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी, और mg बाई क्यू ई चाहिए तो mg बाई क्यू ई मिल जाएगा। इसके अलावा कोई नया कंसेप्ट, इन दो इक्वेशन से आपकी इक्वेशन और आपका सोल्यूशन और आपका क्वेश्चन 100% का सॉल्व आएगा और रिजल्ट मिलेगा। तो इस टाइप से ऐसी प्रॉब्लम जो आपकी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम थी उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लेके आएँ, और फिर अगर उस कंसेप्ट को भी क्लब करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के तरीके क्या होंगे वो इस टाइप से सॉल्व किया जा सकता है, और सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का और देखते हैं। देखिएगा जैसे मान लीजिएगा, देखिए ये आपकी एक सर्कुलर डिस्क है, और सर्कुलर डिस्क को मैंने एक रफ सरफेस पर रखा है। ये मान लीजिए रफ सरफेस है, इसको मैं चार्ज कर लेता हूँ। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ और नेगेटिव चार्ज है, मतलब डायपोल बना दिया मैंने। समझ गए। क्यों मैंने इसको चार्ज दिया, और इसकी रेडियस है, और रफ सरफेस पर रखा हुआ है। अब अगर इसको मैं रफ सरफेस पर रखता हूँ और चार्ज इस टाइप से देता हूँ, तो डायपोल तो बन ही गया ये। यहाँ पर भी अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूँ, मान लो मैं इधर की और इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर लेता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में फोर्स लगेगा, तो फोर्स की वजह से मूव करना चाहेगा, तो मूव करेगा, मतलब आपकी ये डिस्क मूव करेगी। और रफ सरफेस पर रखा हुआ है तो रफ सरफेस को फ्रिक्शन देगा, जैसे मूव करेगी फ्रिक्शन देगा। तो व्हाट विल बी फ्रिक्शन exerted by the surface on the disk, और what will be friction exerted by the disk on the surface, वो अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आपकी जो डिस्क है वो क्या लीनियर मोशन करेगी या रोटेशनल मोशन करेगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि होगा क्या, मतलब आपको पता है अगर मान लीजिए जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो लीनियर मोशन होती है, और टू और मोर देन टू फोर्सेज लग रहे हो, लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड नहीं करती हो, तो टॉर्क लगता है। तो यहाँ पर भी देख लेते क्या होता है। देखिए मैं करता हूँ छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, डायपोल हमने कहा इस फॉर्म में दे रखा है,
मैंने छोटा सा एक चार्ज एलिमेंट ले लिया यहाँ पर, एक चार्ज एलिमेंट ले लिया, ये चार्ज मान लो क्या है इसका डी क्यू मान लिया। क्या मान लिया मैंने इसका चार्ज डी क्यू, तो इसका भी डी क्यू ही होगा। अब देखिए इस पर क्या होगा, इस डी क्यू पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाएगा फोर्स, हमने कहा इधर क्यों लगाएगा फोर्स। आप फोर्स बताएं एफ इक्वल व्हाट डी क्यू इंटू व्हाट ई बोलेंगे। और नेगेटिव की बात करता हूँ, नेगेटिव में फोर्स कहाँ लगेगा इधर की ओर, ये बोलता है डी क्यू इंटू ई, हमने कहा इधर क्या फोर्स लगेगा, ये हम जानते हैं, समझ गए। हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज में फोर्स फील्ड के अलॉन्ग लगता है और नेगेटिव में फोर्स का फील्ड के अपोजिट लगता है, हम जानते हैं। आप देखिए क्या बात करना चाहते हैं, मैंने क्या लिया, एक थीटा एंगल पर डी थीटा वाला एलिमेंट लिया मैंने, क्या लिया डी थीटा, मतलब यहाँ से थीटा एंगल पर डी थीटा एलिमेंट लिया हुआ है, इस पर चार्ज था वो चार्ज में निकाल दूंगा यहाँ पर यूनिटी मेथड से, और यूनिटी मेथड से चार्ज निकालकर कैलकुलेट कर लूँगा कितना फोर्स लग रहा है। आप देखिए दोनों फोर्सेज की लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड नहीं कर रही, तो इस पर क्या लगेगा टॉर्क लगेगा, तो व्हाट विल बी टॉर्क, वो टॉर्क भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, बट हमें रिजल्टेंट टॉर्क चाहिए, रिजल्टेंट टॉर्क भी निकाल दूंगा मैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट विल फोर्स, और फोर्स इज व्हाट डी क्यू बाई ई, तो डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, मैं डी क्यू निकाल लेता हूँ, डी क्यू की हमें जरूरत पड़ेगी। वो क्या होगा डी क्यू मतलब चार्ज ऑन दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट का चार्ज है। हो सकता है ये देखिए आपको चार्ज दिया हुआ है, हो सकता है चार्ज डेंसिटी दे रखी है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है भाई लैम्डा क्यू बाई व्हाट पाई आर बाई 2 बोलेंगे हम, क्यों बोलेंगे, क्योंकि चार्ज कहाँ दिया हुआ 1/4 पार्ट में दिया हुआ है, और 1/4 में दिए के कारण क्यू अपन व्हाट पाई आर बाई 2 में बोलूँगा, ऐसे हम इसके चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो चार्ज डेंसिटी के टर्म में चाहें तो चार्ज डेंसिटी के टर्म में कर सकते हैं। क्या बोला आपने 2q बाई व्हाट पाई आर, ये इसकी चार्ज डेंसिटी कहलाएगी। हमें इस डी थीटा एंगल पर चाहिए, और एंगल क्या होता है ये भी आपने पढ़ा हुआ है, एंगल क्या होता है आर्क, आर्क मतलब ये डी एल बाई व्हाट आर्क बाई रेडियस, ये आपने पढ़ा हुआ है, समझ गए। ये चीज़ आपको पता है, ये आप निकाल सकते हैं क्या होगा, हमें डी क्यू चाहिए तो डी क्यू क्या होगा भाई लैम्डा इंटू डी एल होगा, लैम्डा इंटू क्या होगा डी एल, मतलब यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, और जिस लेंथ पर चाहिए उस लेंथ से क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इनको वहाँ से उठा के मैं डाल देता हूँ, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2q बाई व्हाट पाई आर, और डी एल कितना ले बोलते हैं हम आर इंटू व्हाट डी थीटा, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका मतलब क्या मिला 2q बाई पाई इंटू व्हाट डी थीटा, ये आपकी डी क्यू की क्या हो गई वैल्यू आ गई। अब मुझे फोर्स चाहिए था, क्या चाहिए मुझे फोर्स, तो फोर्स क्या मिलेगा भाई, फोर्स मुझे मिलता है आप देखिए डी एफ मिलेगा एफ डी क्यू की वैल्यू क्या थी 2q बाई पाई इंटू व्हाट डी थीटा इंटू क्या बोलते हैं ई, ये फोर्स की वैल्यू आ गई, समझ गए। अब मान लो देखिए लाइन में देखिए दोनों मैग्नीट्यूड में तो क्या है इक्वल है, तो रिजल्टेंट फोर्स अगर मुझे पूछा जाए तो रिजल्टेंट फोर्स इस पर क्या होगा 0 ही होगा। जो डायपोल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है हम पढ़ के आए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखें तो नेट फोर्स तो ऑलवेज 0 होगा। तो इस केस में भी अगर मुझे नेट फोर्स पूछा जाए तो नेट फोर्स तो क्या मिलेगा 0, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ड्यू टू व्हाट ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है, उसका नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा, उसकी वजह से मूवमेंट मतलब लीनियर मोशन इस फोर्स की वजह से नहीं होगी, बट टॉर्क तो लगेगा क्योंकि देखिए लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड नहीं कर रही। और टॉर्क क्या होता है किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू व्हाट परपेंडिकुलर, ये सेपरेशन निकालते हैं हम। तो क्या होगा देखिए ये आर है तो आर साइन थीटा, ये क्या होगा आर साइन थीटा, सिमिलरली ये भी क्या होगा आर साइन थीटा, होगा नहीं होगा, कैसे हुआ देखो थीटा है तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, आप कॉम्पोजिट निकाल के देख सकते हैं, तो क्या होगा आर साइन थीटा ही आएगा, आएगा नहीं आएगा। सो फॉलो करना क्या करना चाह रहा हूँ, पर परपेंडिकुलर सेपरेशन देखो ये आर साइन थीटा है, जितनी डिस्टेंस ही होगी उतनी डिस्टेंस ही होगी, कॉमन सेंस की बात है। तो टॉर्क क्या होगा, ये टॉर्क मुझे मिलता है क्या मिलेगा भाई टोटल 2r साइन थीटा, मल्टीप्लाई करना है फोर्स इंटू सेपरेशन 2q बाई पाई डी थीटा इंटू ई इंटू 2r साइन थीटा हम कह सकते हैं, समझ गए। और क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं 2qe बाई वॉट पाई, क्या रहेगा 4 लिख देते हैं हम इसको, ये 4 लिख दिया मैंने 4qr e साइन थीटा इंटू क्या बोलते हैं डी थीटा, ये टॉर्क की बात करना चाहता हूँ, समझ गए। मतलब व्हाट विल टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम डायपोल को टॉर्क की वैल्यू ये बताते हैं। ये एलिमेंट पर टॉर्क है, ये क्या है एलिमेंट पर टॉर्क है। व्हाट विल बी रिजल्टेंट टॉर्क, मुझे रिजल्टेंट टॉर्क निकालना है, तो ऐसे थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा 0 से π/2 तक, तो मैं 0 से π/2 क्या करूँगा इसको इंटीग्रेट। तो रिजल्टेंट टॉर्क निकालना चाहें तो 0 से π/2 आप इसको इंटीग्रेट करें, तो रिजल्टेंट टॉर्क आपको पूछा जाए तो क्या होगा रिजल्टेंट टॉर्क मिल जाएगा इससे। तो टाउ क्या मिलेगा, ये टॉर्क की बात करना चाहता हूँ, तो टाउ इक्वल टू मिलेगा जो कॉन्स्टेंट मान लिया है हमें 4qr बाई वॉट पाई इंटू ई, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, आपको पता होगा जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। ये लिमिट्स यहाँ पर हमने मार्क कर दिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करता हूँ,
तो टॉक मुझे क्या मिलेगा, टॉक मिलता है 4QR बाई पाई ई, क्या होगा माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस कॉस हम लोग 0 बोलते हैं, ठीक है। कॉस पाई बाई 2 0 होता है, तो टॉक क्या मिला 4QR बाई पाई इंटू वॉट ई, ये टॉक की वैल्यू है। दिस इज द टॉक और द डायपोल ड्यू टू वॉट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस रिंग पर कितना लगेगा टॉर्क, वो टॉर्क हमने कहा है। अभी टॉर्क डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको पता है टॉर्क क्या होता है, आपने पढ़ा था थियरी में, टॉर्क होता है माइनस पी क्रॉस ई, ये आपने पढ़ा था, समझ गए। तो पी कहाँ होगा, पी होता है नेगेटिव से पॉजिटिव और ई होता है इधर की ओर, तो पी क्रॉस देखना इधर, पी क्रॉस ई कहाँ लगा, इधर की ओर, मतलब इधर मूव करना चाहेगी, मतलब इस टॉर्क की वजह से आपकी डिस्क इधर की ओर घूमना चाहेगी। ये जो टॉर्क लग रहा है, इस टॉर्क की वजह से डिस्क क्या करेगी, यूँ घूमना चाहेगी, समझ गए। जब जैसे यूँ घूमेगी, इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्या होगा, ये पीछे जाना चाहेगी, तो फ्रिक्शन का लगेगा, आगे क्या लगेगा, तो यहाँ से क्या लगेगा, इस पर ये फ्रिक्शन लगा, समझ गए। ये फ्रिक्शनल फोर्स इस पर एक्ट करने लगेगा। हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, इस डायपोल पर टॉर्क लगता है और टॉर्क की वजह से घूमता है, तो जैसे घूमेगा तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन लगेगा। तो हमने कहा फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर डेवलप हुआ, इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मुझे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, क्या होगा इस पर फ्रिक्शनल फोर्स, वो निकालना चाहते हैं, समझ गए। तो इसमें क्या होगा, देखिए दो टाइप की मोशन है, एक तो रोटेशनल की बात कर रहा हूँ और एक क्या कर रहा हूँ, लीनियर मोशन की बात कर रहा हूँ। तो लीनियर मोशन मुझे फोर्स चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है डायपोल वो तो 0 है, लेकिन ये फोर्स तो लगेगा, ये फोर्स क्या करेगा, इसको आगे ले जाएगा। तो अगर मैं लीनियर मोशन की बात करता हूँ, तो लीनियर मोशन की इक्वेशन क्या बनेगी, एफ इक्वल टू व्हाट एम ए, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, मैं आप चाहो तो इसको एफ एफ कर ले, जो आप ध्यान रहे कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होगा इसमें, ये पॉइंट इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। मतलब व्हाट विल बी फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, इसको मूव कराएगा, तो इसको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, और टॉर्क क्या देगा, इसको एंगुलर एक्सेलरेशन देगा। तो मैंने कहा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से अगर लीनियर मोशन कर रहा है, तो लीनियर मोशन की इक्वेशन क्या होगी, एफ इक्वल टू व्हाट एम ए। और अगर टॉर्क की वजह से बात करना चाहें, देखो ये टॉर्क कहाँ था, आर क्रॉस एफ इधर की ओर, अब फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगा, आर इधर, तो क्या होगा, देखिए आर क्रॉस एफ इधर की ओर, तो ये फ्रिक्शन तो इसको यूं घुमाना चाहेगा और वो वाला टॉर्क इसको यूं घुमाना चाह रहा है। तो रिजल्टेंट टॉर्क क्या मिला, आप रिजल्टेंट टॉर्क देखिएगा, टाउ माइनस क्या होगा, एफ एफ इंटू आर इक्वल क्या बोलते हैं, आई अल्फा। ये इसकी इक्वेशन एंगुलर मोशन की होगी, समझ गए। लीनियर मोशन की वो इक्वेशन है, एंगुलर मोशन की इक्वेशन क्या होगी, ये मतलब वो टॉर्क जो इधर लगा, ये वाला टॉर्क इधर लगेगा, तो रिजल्टेंट टॉर्क ऑन द डिस्क विल बी व्हाट दिस वन एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट आई अल्फा। क्या होगा ये आई अल्फा की ओर होना चाहिए, समझ गए क्या करना चाहता हूँ। तो क्या होगा, टाउ माइनस वॉट एफ एफ इंटू आर इक्वल वॉट आई अल्फा बोलता है। देखो वापस एक बार टॉर्क की डायरेक्शन देखेंगे, टॉर्क आपने रोटेशनल मोशन पढ़ा है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहता होगा। तो क्या होते हैं, पी टॉर्क क्या होता है, पी क्रॉस ई, तो पी इधर की ओर और इधर की ओर, तो पी क्रॉस ई इधर की ओर, ये टॉर्क इधर लगेगा और फ्रिक्शन डेवलप हुआ इसकी वजह से, तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्या होगा, आर क्रॉस एफ, तो आर क्रॉस एफ इधर की ओर, डायरेक्शन में ऑपोजिट इसलिए माइनस लगा दिया। तो रेगुलर मोशन और रोटेशनल मोशन की इसकी इक्वेशन देखता हूँ, तो हमने कहा मुझे वो ऐसी मिलती है। अब देखिए हम ये भी जानता है कि अल्फा और ए में ये इक्वल क्या होता है, आर अल्फा में पड़ा हुआ है, समझ गए। तो ए और अल्फा का रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा आपको। और डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मुझे पता है, क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 बोलते हैं, समझ गए। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे यहाँ पर, एम आर स्क्वायर बाई 2, अल्फा को लिखूंगा मैं ए बाई आर, दोनों को मैं सॉल्व करूंगा, तो जो भी आपका अननोन पैरामीटर है, मतलब एफ एफ है, वो मिल जाएगा। एम मुझे दिया हुआ है, टॉर्क मैंने निकाल रखा है, टॉर्क को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लें, आर मुझे पता है, एम मुझे पता है, ए बाई आर कर लें, दोनों को सॉल्व कर लें, तो ए की वैल्यू भी मुझे मिल जाएगी और एफ एफ की वैल्यू भी मिल जाएगी। और अगर मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इस टाइप की इक्वेशंस होती है जो हमने कहा मिसलेनियस बात करते हैं। 11 को क्लब करके अगर क्वेश्चन बना हुआ हो, उसको सॉल्व करना चाहें, कैसे सॉल्व करेंगे, वो तभी हम सॉल्व कर पाएंगे जो पुरानी सारी चीज़ें हमारे मेमोरी के अंदर हों, जो हमने पढ़ा है वो हमें याद हों, तो हम इस टाइप क्वेश्चन कर पाएंगे। अदरवाइज परेशानी होगी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूला हैं, अगर जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, वैसे पीछे वाले सारे फॉर्मूले आपकी मेमोरी में होने चाहिए कि वो फॉर्मूले डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आगे काम आएंगे। और जब हम कंपटीशन की बात करेंगे, तो कंपटीशन वाले क्वेश्चन में तो डेफिनेटली काम आएंगे, क्योंकि वो तो हमने कहा मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ तो हर टाइप की बात है। जैसे मैंने बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है और बीजो मैकेनिक्स आ गई, तो मैकेनिक्स को आपको डालना पड़ेगा। अगर वो फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। फिर आपको लगेगा मैं क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करूँ, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। तो कहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी मेमोरी में वो चीज़ें है ही नहीं कि क्या होता है ऐसा करने से और ऐसे चलने से क्या होगा।
कहाँ फ्रिक्शन लगेगा, ये जब तक मेमोरी में नहीं आएगा तब तक काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप चीज़ें सारी याद रखें और प्रैक्टिस में लें। तो देखते हैं ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन हम आगे भी देखते रहेंगे, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल देखेंगे, नीट के हों चाहे IIT के हों, सारे टाइप क्वेश्चन हम लेंगे बोर्ड के साथ साथ, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।